गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू लेसन 14 जो कि आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, लेसन 14 का नेम है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग। ओके, अब इकोनॉमिक के अंदर क्या आती है, इनकम से रिलेटेड बताया जाता है, नेशनल की इनकम से रिलेटेड बताया जाता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में क्या दी जाती है, नॉलेज दी जाती है। वो क्या होती है, इकोनॉमिक कंसेप्ट होते हैं। अब उसमें है ना इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन होता है। ओके, और कौन कौन से जो फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक है उनके बारे में डिटेल दी जाती है। तो उन सब की जो नॉलेज है वो इकोनॉमिक के अंदर मिलती है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग में। जो आपका फर्स्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम होती क्या है। व्हाट इज इनकम? इनकम क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन फैमिली एंड नेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसके डेवलपमेंट का, एक पर्सन के, एक फैमिली के और एक नेशन के। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, क्या माना गया है, इनकम। अगर आपकी इनकम अच्छी होती है या आपकी इनकम से पता चल जाता है कि एक पर्सन कितना डेवलपमेंट कर रहा है, एक फैमिली कितने डेवलपमेंट में है, एक नेशन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके बारे में नॉलेज मिल जाती है। और जो पर्सनल इनकम होती है वो क्या डिटरमाइन करती है, किसको डिटरमाइन करती है, आपकी लाइफ स्टाइल को करती है, सोशल स्टेटस को करती है, एंड सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको डिटरमाइन करती है। यानी इनकम किसको करती है, जो पर्सनल आपकी इनकम होती है वो डिटरमाइन करती है किसकी, आपकी लाइफ स्टाइल, कि आप किस तरह की लाइफ स्टाइल है आपकी रहने का तरीका क्या है, आप किस अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल जो है आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी चल रही है, आपकी सोशल प्रोग्रेस कैसी हो रही है, उन सब की जो डिटरमाइन है उन सबको रिफर कौन करता है, इनकम रिफर करती है। ओके, अब इनकम जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इनकम क्या होती है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बेटर होगी तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो बेटर होगी, आपका जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो बेटर होगा, आपका सोशल सेक्टर बेटर होगा, और आपके जैसे भी जो आपका सोशल स्टेटस है, जो रहने का तरीका है वो बेटर होगा। जैसे मान लो एक पर्सन होता है, ठीक है, अब उस एक पर्सन की मान लो कि मंथली इनकम, एक पर्सन की मंथली इनकम कितनी होती है, 10,000 होती है, और एक पर्सन की जो मंथली इनकम हो गई वो कितने हो गई, 1 लाख हो गई। ओके, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इन दोनों की जो लाइफ स्टाइल होगी, इन दोनों का जो सोशल स्टेटस होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। यानी एक इनकम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक पर्सन का जो सोशल स्टेटस है, लाइफ स्टाइल है, उसमें डिफरेंट आता है, उसमें डिफरेंट होता है। क्यों होता है उसमें डिफरेंट, क्योंकि उसके इनकम से वो अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करता है, और ज़्यादा बेटर कर सकता है। ओके, तो आपका फर्स्ट इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आती है अब इनकम के बाद में, अब ये थी आपकी एक पर्सनल, अब आती है नेशनल इनकम। अब नेशनल, एक नेशन की जो इनकम होती है वो क्या होती है, इट इज़ द टोटल इनकम अर्न बाय द ऑल सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ओके, ऑफ ए कंट्री। अब मतलब कंट्री के जितने भी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनसे जो इनकम अर्न की जाती है, जो टोटल इनकम अर्न की जाती है वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। इट मीन्स इसकी एक अदर डेफिनेशन भी हो सकती है, वो क्या है, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस produced by the all source of the production during a financial year in a country। अब फर्स्ट आपके माइंड में क्या एक क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो एक पूरा ईयर होता है वो क्या माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। मतलब एक कंट्री के एक फाइनेंशियल ईयर के मतलब ड्यूरिंग में या उसके दौरान में जितने भी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जितने ऑल फाइनल और गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस की जाती है वो क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू, यानी एक मनी के रूप में जो प्रोड्यूस की जाती है फाइनल गुड्स और सर्विस, उसको क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू। एक ये क्या है, एक मॉनेटरी वैल्यू एक मनी के रूप में होती है, ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस बाय द ऑल सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन ए कंट्री। अब ऑल सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन जो आपके 3 सेक्टर होते हैं, ओके, 3 सेक्टर कौन से हो गए,
सोर्स हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इन तीनों ही सेक्टर के थ्रू आपने क्या किया कि कितना आपको मतलब ऐसे होता है कि इन तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन और इनकम, ठीक है, कितनी इनकम हुई है और ये जो सारी चीज़ें होती हैं या इससे कितनी इनकम हुई है, कितना खर्चा हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये जो चीज़ें बताती है वो क्या कहलाती है, आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। यानी इन तीनों सेक्टर के थ्रू में जो प्रोडक्शन होता है और जो इनकम होती है उसमें ये क्या कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारी क्या बताती है, आपको नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नेशनल इनकम क्या होती है। फर्स्ट इनकम हो गई, सेकंड क्या हो गई, नेशनल इनकम हो गई। थर्ड जो आपका टॉपिक आता है वो क्या होगा, नेशनल इनकम डिटरमाइन द फॉलोइंग फैक्टर। अब जो नेशनल इनकम डिटरमाइन मतलब डिटरमाइन क्यों करते हैं, क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, या एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नीड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, क्यों ज़रूरत होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जो आपको बताने हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट आपको टॉपिक बताती हूँ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कि नेशनल इनकम डिटरमाइंस द फॉलोइंग फैक्टर। अब नेशनल इनकम क्या करती है, कुछ फैक्टर होते हैं जिनको डिटरमाइन करते हैं। ये डिटरमाइन क्यों करते हैं, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे भी आपका कंप्लीट बन सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द कैलकुलेट द नेशनल इनकम, क्यों करते हैं हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट। तो अब देखो इसके इसका आंसर क्या हो सकता है, इट टेल्स अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वो क्या करता है, हमें किसके बारे में बताता है, इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी जो नेशनल इनकम है वो किसके बारे में बताती है, इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में बताती है। यानी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो कैसी है उसके बारे में बताती है। सेकंड आता है वी कैन कंपेयर द इकोनॉमी, वी कैन कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो क्या करती है, एक कंट्री की इकोनॉमी को कंपेयर करती है किसके साथ में, डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमी के साथ में। ओके, यानी वो क्या कर सकती है, जो एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसको कंपेयर किया जाता है किसी अदर जो डिफरेंट जो कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी के साथ में उसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब नेशनल इनकम का जो तीसरा डिटरमिनेंट है या तीसरा जो कैलकुलेट का रीजन है वो क्या हो सकता है, इट टेल्स अबाउट द कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब वो हमें ये भी पता चल जाता है जो डिफरेंट सेक्टर हैं, जैसे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, उन जो तीनों सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में भी नेशनल इनकम हमें बता देता है। नेक्स्ट आता है जो फ्यूचर पॉलिसी होती है। ठीक है, फ्यूचर पॉलिसी आर मेड अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम। ओके, यानी फ्यूचर पॉलिसी भी किसके द्वारा, नेशनल इनकम के द्वारा क्या करी जा सकती है, बनाई जाती है। तो ये जो 4 जो रीज़न थे वो क्या, 4 जो फैक्टर हैं वो क्या है, नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, अब एक इसमें क्या होती है, पर कैपिटा इनकम हो आती है। ठीक है, वो क्या बताती है, अब ये जो फैक्टर है खाली नेशनल इनकम, इसको भी एक जो बेटर मेजरमेंट है वो नहीं माना जाता। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक जो पर कैपिटा एक जो व्यक्ति होता है, एक जो पर्सन होता है, उसकी पर कैपिटा जो इनकम होती है उससे क्या होता है, नेशनल इनकम या मतलब एक कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, नेशनल इनकम डिवाइड पॉपुलेशन। ओके, जो जितनी नेशनल इनकम है उसको जो हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है उससे अगर डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन की या क्या निकल जाएगी, इनकम क्लियर हो जाएगी। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, कौन कौन से सेक्टर हैं। तो इकोनॉमी के 3 सेक्टर बताए गए हैं। कौन कौन सा सेक्टर है, फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड आता है आपका टर्सरी सेक्टर। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर,
फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? दिस सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? दिस सेक्टर इंक्लूड द एक्टिविटी इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर डायरेक्टली यूटिलाइज टू प्रोड्यूस गुड्स। यानी ये जो सेक्टर होता है उसमें जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है? डायरेक्टली यूटिलाइज किया जाता है गुड्स में, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं गुड्स उसके लिए। यानी इसमें जो मेन जो आपका सोर्स है वो क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज आता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में होते हैं। और इस सेक्टर को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। इस सेक्टर को क्या कहलाता है? ये सेक्टर एग्रीकल्चर और क्यों कहा जाता है? अलाइड मीन्स क्या होती है? जो इसकी सहायक जो गतिविधियां होती है, सहायक जो एक्टिविटी होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। इसलिए दिस सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। बिकॉज क्यों कहा जाता है इसको ऐसा? बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। जितने भी यानी मोस्ट ऑफ जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? एग्रीकल्चर से ऑब्टेन होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। लाइक एग्जाम्पल आप इसमें क्या दे सकते हो? कॉटन फार्मिंग, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ये जो एग्जाम्पल है वो किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, यानी कॉटन को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? कहाँ? ये नेचुरल रिसोर्सेज माना गया है जो कि एग्रीकल्चर के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। माइनिंग हो गई, डेयरी हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के आते हैं। तो एक बार फिर से आप क्या करोगे? अच्छे से लिसन करना। दिस सेक्टर इंक्लूड द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर डायरेक्टली यूटिलाइज टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है दिस सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर। यानी जितने भी नेचुरल जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। और ये क्या हुआ? फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर हुआ। सेकेंड जो अब आता है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंड आपका क्या आता है? सेकेंड आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टेप टू द प्राइमरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर का क्या है? ये नेक्स्ट स्टेप माना जाता है। ठीक है, इट कवर्स all these activity in which we change the natural product into the other forms through manufacturing process। यानी इसके अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है। ओके, इनको इसमें जो प्राइमरी सेक्टर के जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे कॉटन हो गई, कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, कॉटन रॉ मटेरियल है। ठीक है, और अब ये जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, ये रॉ मटेरियल है कॉटन जो है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा तो इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद में क्या ऑब्टेन हो जाएगा?
आपको क्लॉथ्स ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी सेक्टर। जो रॉ मटेरियल है उससे क्या करना है, फाइनल गुड्स तैयार करना या प्रिपेयर करना, वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ओके, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो एक रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर से हमें क्या मिला, रॉ मटेरियल मिला, एक नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया, नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, उसको हमने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर में भेजा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया, उस नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया, मशीनों में डाला गया और उससे क्या हुआ, क्या ऑब्टेन हुआ, क्लॉथ ऑब्टेन हो गया। तो इस प्रकार जो एग्रीकल्चर सेक्टर से या फिर बाद में नेचुरल प्रोडक्ट के से जो एक फाइनल गुड्स तैयार करना, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ओके, दिस प्रोसेस कैन हैपन इन ए फैक्ट्री, लेबोरेटरी और हाउस। ये जो प्रोसेस होती है वह कहाँ हैपन की जाती है, एक मान लो कि फैक्ट्रियों में की जाती है, इंडस्ट्री में की जाती है, या फिर लेबोरेटरी में की जाती है, या फिर हाउसेज में की जाती है। ओके, दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ वेरियस इंडस्ट्री, सो इट इज द कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो प्रोसेस है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वगैरह में कंप्लीट की जाती है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा गया था, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर कहा गया था, तो इस सेक्टर को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट आपका प्राइमरी और सेकंड आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। अब थर्ड और लास्ट आता है सेक्टर, कौन सा, टर्सरी सेक्टर। ओके, थर्ड आता है आपका टर्सरी सेक्टर। द एक्टिविटीज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड द टर्सरी सेक्टर। एक ऐसी एक्टिविटी जो हेल्प करती है किसके डेवलपमेंट में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में, वो क्या कहलाती है, टर्सरी सेक्टर कहलाता है। यानी उन दोनों ही सेक्टर के डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है वो क्या कहलाता है, तीसरा जो सेक्टर है आपका टर्सरी सेक्टर कहलाता है। दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, रेदर असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, ये जो सेक्टर होता है वो क्या नहीं कर सकता कि मतलब प्रोडक्शन की जो प्रोसेस में क्या नहीं कर सकता, असिस्ट। ओके, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको क्या करोगे, राइट भी कर सकते हो, दिस सेक्टर डज नॉट this sector does not produce goods rather assist in the process of production। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम असेंशियल सर्विसेज लाइक टीचर, डॉक्टर्स एंड जो कुछ पर्सनल सर्विसेज होती है, लाइक कौन सी, कोबलर्स, ठीक है, बार्बर, वॉशरमैन, ये सारे भी क्या आते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जो भी एसेंशियल सर्विस है वो भी टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल है कि कौन कौन से एग्जांपल आते हैं जो कि टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो जो बैंकिंग है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल
टर्सरी सेक्टर में आते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर दोनों में, प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर में क्या हो गए, एक नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट मिल गए, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग हो गई सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन जब तक उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक क्या होता है, वो मार्केट में नहीं जाएंगे, वो प्रोडक्ट जितने भी आपके गुड्स हैं सर्विसेज है वो मार्केट में नहीं जाएगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, टर्सरी सेक्टर ज़रूरी होता है। तो ये तीनों का सेक्टर आपके कंप्लीट तैयार हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, अब आप उसमें पानी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उससे वो क्या कर रहा है, ग्रोथ तो कर रहा है, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन उसका डेवलपमेंट कब माना जाएगा, डेवलपमेंट उसका तब होगा जब क्या आएंगे, उस प्लांट के ऊपर फ्लोर निकलेंगे या फ्रूट्स होंगे, या वो पूरी तरह से फ्रूट से भर जाएगा या फ्लोर से वो भर जाएगा, तब उसका क्या माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है। यानी ग्रोथ तो हर कोई कर सकता है, ग्रोथ करना उसका डेवलपमेंट हो ये ज़रूरी नहीं होता, ग्रोथ होने से उसकी डेवलपमेंट हो जाए या फिर उसकी प्रोग्रेस होने से उसकी डेवलपमेंट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग क्लियर होनी चाहिए कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोग्रेस होती है लेकिन प्रोग्रेस है वो डेवलपमेंट है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको इनको वन बाय वन को एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंक्रीज इन लेवल ऑफ द प्रोडक्शन और इनकम, है ना। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या करती है, इंक्रीज करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन को और इनकम को, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस, और ये क्या होती है, एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट है वैल्यूलेस कंसेप्ट बट डायरेक्ट इंडिकेटर टू द चेंज द इकोनॉमी। ओके, अब देखो जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, एक गांव में मान लो ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे अच्छा पानी नहीं आ रहा, ठीक है, जहाँ यानी वाटर की सुविधा नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, भी जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फैसिलिटी नहीं है, रोड वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या हो सकती है, वो उस जो विलेज का है उस गांव का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, प्रोग्रेस तो वो कर रहा है, ठीक है, वो गांव जो विलेज है वो प्रोग्रेस तो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे जो प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है वो हो रहे हैं या एग्रीकल्चर हो रही है, सारा हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही तो उस जो विलेज का उस गाँव का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। यानी आप क्या होता है कि एक ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ने तो सारी सुविधा दे दी है, सारा काम हो चुका है, लेकिन अगर उस विलेज के पास में वो सारी फैसिलिटी नहीं है, नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो वो उस विलेज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी विलेज प्रोग्रेस होता है तब भी क्या होता है, उसका डेवलपमेंट है। इकोनॉमी प्रोग्रेस हो रही है बट अगर उसकी फैसिलिटी जो लोगों को नहीं मिल पा रही है तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर एक ऐसा क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है विथ फेवरेबल चेंज, जिसमें क्या होता है कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, ठीक है, इन सोशल आउटलुक में, ठीक है, कल्चर फॉर्म में, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, इन सब में क्या होते हैं, फेवरेबल जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। यानी आपके जो ना सोशल आउटलुक है, कल्चरल है, उन सब में चेंजेस होने चाहिए, टेक्निक में चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो टेक्निक में चेंजेस लाने होते हैं। अगर मॉडर्न टेक्निक होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा बेटर हो पाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जो वेलफेयर होता है कंट्री का, वही क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यानी वो शो होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम मतलब इतना डेवलपमेंट होने के बाद में, ये प्रोग्रेस होने के बाद में हमें क्या मिला है,
कुछ जो कंट्री का वेलफेयर हुआ है, जो बेटर हुआ है, इसलिए कहा गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर सुटेबल देन प्रोग्रेस और ग्रोथ। यानी ग्रोथ और प्रोग्रेस के कंपेयर में या उससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका अब टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो प्लानिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड 5 ईयर प्लान्स होगा। ठीक है, अब टुडे योर होमवर्क, रीड लेसन 14। आप इस लेसन को क्या करोगे, एकदम अच्छे से रीड करोगे। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, इनको 1 बाय 1 को आप क्या करोगे, एक बार अच्छे से अपनी बुक से रीड करोगे एंड उसके बाद में क्या करोगे, 1 बाय 1 के जैसे नोट्स होते हैं, टॉपिक वाइज आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। ओके, थैंक यू।